हेलो एवरीवन। तो सॉलिड स्टेट जो है हम लोग देख रहे थे लास्ट लेक्चर में जो है ना, मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स करवाया था सॉलिड स्टेट से। वो जो रिलेशनशिप बतलाया था मैंने डी आर और ए के बीच, तो उससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे। कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना था कंपाउंड का, जब पार्टिकल्स अलग अलग पोजीशन पे हो यूनिट सेल में। तो इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स जो है मैंने बतलाया था लास्ट लेक्चर में। आज जो है हम लोग उसके आगे इसको प्रोसीड करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का है क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। तो देखो, पहले भी मैंने बतलाया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, एक ऑर्डर में अरेंज रहते हैं, और वह जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है वह 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हम लोग डायरेक्ट नहीं जानेंगे, पहले 1 डायमेंशन फिर 2 डायमेंशन, उसके बाद जो है हम लोग 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को देखेंगे। तो क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ से देखो, मान लो कि किसी भी सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करने के लिए जो है अवेलेबल स्पेस है। मान लेते हैं हम लोग कि इतना अवेलेबल स्पेस है, 100% मान लें इस स्पेस को, कि किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स को अरेंज करने के लिए जो अवेलेबल स्पेस है 100% हुआ। तो क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट हम लोग किसको बोलेंगे? तो क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट का मतलब हुआ कि जितना स्पेस अवेलेबल है उसमें से मैक्सिमम पोर्शन पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया हो और मिनिमम पोर्शन वैकेंट हो। So a closed packed arrangement is that in which maximum available space is occupied by the constituent particles, leaving behind the minimum space। कि मैक्सिमम स्पेस जितना अवेलेबल है उसका मैक्सिमम पोर्शन पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर लिया हो और मिनिमम स्पेस वैकेंट हो, तो वैसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। जनरली जो है 100% में यदि मैक्सिमम स्पेस भी ऑक्यूपाई किया हो तो 74 या 5% के आसपास होता है, इससे ज्यादा स्पेस पार्टिकल्स ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। तो मैक्सिमम का मतलब ये नहीं समझना है कि 100% है तो 90 या 99%, उतना ज्यादा क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट नहीं होता है। अब बात है कि जब मैक्सिमम स्पेस पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर लेगा, मिनिमम स्पेस वैकेंट रहेगा, तो इसके चलते होता क्या है कि उस सिस्टम का जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है, और जिस सब्सटेंस का डेंसिटी जितना मैक्सिमम हो उसका स्टेबिलिटी भी उतना ही अधिक होता है। तो क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट लीड्स टू द मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी ऑफ दिस सिस्टम एंड इट्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो अभी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को जानने के लिए बताया मैंने कि स्टेप वाइज देखेंगे। पहले 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट, फिर 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट, उसके बाद जो हम लोग 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट इन 1 डायमेंशन। तो देखो ये 1, 2 और 3 डायमेंशन जो है ना, इसका क्या मतलब हुआ? इसको जनरली हम लोग एक्सिस के संदर्भ में सीखते हैं कि मान ले यदि किसी में हम लोग एक ही एक्सिस खींच पा रहे हो x, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 डायमेंशन। यदि 2 एक्सिस बन पा रहा है सपोज x और y, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 डायमेंशन। वैसे ही यदि 3 एक्सिस बन पा रहा हो इस तरह से, इसको x मान लें, इसको y मान लें और इसको z मान लें, तो निकल आएगा 3 डायमेंशन। तो इस तरह से लोग एक्सिस के आधार पे जो है डायमेंशन को कंसीडर करते हैं कि 1D है, 2D है या फिर 3D है। और अभी जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे ना, तो इसमें पार्टिकल को जनरली एक स्फीयर से दिखाएंगे इस तरह से। यह जो है एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोई भी हो सकता है। कोई भी करने का मतलब बतलाया मैंने कि वो एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर कोई आयन हो सकता है। इस तरह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो सबसे पहले 1 डायमेंशन में देखेंगे। तो देखो 1 डायमेंशन में चूंकि एक ही एक्सिस होता है, तो इस केस में पार्टिकल्स को अरेंज करने का एक ही पॉसिबिलिटी है कि सारे पार्टिकल्स को एक रो में रखो, 1 बाय 1 टच करवा करके। टच इसलिए करवाना है ताकि मैक्सिमम जगह ऑक्यूपाई करे। तो इस तरह से इसके अरेंजमेंट को हम लोग देख सकते हैं 1D का। जैसे मान लो कि एक ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हुआ, फिर अगला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो, फिर ऐसा हो, इस तरह का अरेंजमेंट। ओवरलैपिंग नहीं होगा, टच करना है केवल। फिर ऐसे ही दिखाते जाएंगे हम लोग। ऐसा इस तरह का अरेंजमेंट इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है। तो ये सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हुए। यदि इसमें हम लोग एक्सिस बनाना चाहेंगे तो एक ही एक्सिस बनेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे 1D अरेंजमेंट।
जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एलिमेंट है वन डायमेंशन में होगा। इसमें से किसी भी एक पार्टिकल को रैंडम सेलेक्ट कर लो। सपोज इस पार्टिकल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे ऐसा, इस तरह से। अब जिस पार्टिकल को मैंने सेलेक्ट किया है, जरा देखो कि पार्टिकल और कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है, मतलब कितने पार्टिकल से घिरा हुआ है। तो ये पार्टिकल को देखोगे तो इसके अगल बगल दो पार्टिकल है, एक इसको टच किया और एक इसको टच किया ऐसा। तो क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में एक पर्टिकुलर स्फीयर या एक पर्टिकुलर पार्टिकल और कितने पार्टिकल को टच कर रहा है या फिर कितने पार्टिकल से घिरा हुआ है, वह उसका कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस केस में हम लोग क्या देखने की, या जो पार्टिकल है दो पार्टिकल को टच कर रहा है, मतलब दो पार्टिकल से घिरा हुआ है, तो इस पार्टिकल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 2। इस तरह से 1D अरेंजमेंट में किसी भी पार्टिकल को लोगे ना, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही आएगा। यदि इसको भी देखो तो देखो यह भी दो पार्टिकल को टच किया, एक और एक दो, वैसे इसको लो एक और एक दो। अभी किनारे वाला नहीं देखना है, मैंने क्या बताया कि अरेंजमेंट इधर भी रहेगा। तो ये पार्टिकल एक इधर टच किया तो इधर भी तो कोई ना कोई पार्टिकल होगा ना, तो उसको टच करेगा। अब बोलोगे कि सर किनारे वाला तो कोई एक वैसा पार्टिकल होगा, तो किनारा उस क्रिस्टल का कहां होगा ये बतलाना पॉसिबल नहीं है, तो वैसे केस हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। याद इतना रखना है कि जब वन डायमेंशनल अरेंजमेंट हो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में, तो उस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2 होता है, मतलब एक पार्टिकल दो और पार्टिकल को टच करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन वगैरह नोट्स में लिखा हुआ है, तो जनरली डेफिनेशन के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्फीयर इन द क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कि क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में एक पर्टिकुलर स्फीयर का जो नियरेस्ट नेबर है, मतलब सबसे नजदीक वाला पड़ोसी जिसको वह टच कर रहा है, वही कहलाता है उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये था वन डायमेंशनल अरेंजमेंट। वन डायमेंशनल अरेंजमेंट में जो है ना केवल एक ही टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब देखो दूसरा, क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब मैंने बताया कि इसमें 2 एक्सिस हम लोग बना सकते हैं। तो जो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है ना पार्टिकल्स का या स्फीयर्स का, वह 2 तरीके से होता है। पहला हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, सबसे पहले एक रो पार्टिकल को बना लो जो 1 डायमेंशन में मैंने बनाया था। तो एक रो पार्टिकल का अरेंजमेंट हुआ इस तरह का अरेंजमेंट। ऐसा मान लेते हैं कि ई जो है रो है ए। अब जब इसमें अगला लेयर बनाओगे तो अगला लेयर कैसे बनता है कि जो फर्स्ट लेयर का पार्टिकल है इसके जस्ट नीचे होगा सेकेंड लेयर का पार्टिकल। तो फर्स्ट लेयर का पार्टिकल है तो सेकेंड लेयर का पार्टिकल बनाओगे तो फिर देखो ऐसा ही बनेगा इस तरह। ऐसा एक के नीचे एक रखा है, ऐसे ही टच करवाते जाना है। फिर जब अगला लेयर बनाओगे तो फिर ऐसे ही करना है, एक के नीचे एक पार्टिकल को रखते जाना है। देखो इस तरह का एलिमेंट बनाना है। फिर बनाना चाहो तो ऐसे ही एक के नीचे एक। पार्टिकल का साइज जनरली एक साइज का रहता है, यहां बनाना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए ऐसा इस तरह का अरेंजमेंट। तो 4 रो मैंने बनाया, इस तरह से बहुत सारे रो होते हैं। तो ध्यान केवल इतना रखना है ना कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, तो जैसे मान लो कि ये फर्स्ट रो हुआ तो सेकेंड रो का पार्टिकल जस्ट इसके नीचे होगा, फिर थर्ड रो वाला इसके नीचे ऐसे करके। या फिर यदि इसको ऐसे देखोगे, मान लो कि ये जो है सो एक रो का पार्टिकल हुआ तो दूसरा रो वाला पार्टिकल जस्ट इसके ऊपर रहेगा, देखो इस तरह से। फिर तीसरा रो वाला पार्टिकल जस्ट इसके ऊपर होगा, फिर चौथा रो वाला इसके ऊपर, ऐसे इस तरह का अरेंजमेंट रहता है इसमें। एक के ऊपर ठीक एक, और पार्टिकल जैसे एक हुआ तो इसके ऊपर भी दूसरा पार्टिकल रहेगा जो उसको टच करेगा। तो इसको हमने रो ए माना। अब इस रो का अरेंजमेंट देखोगे तो इसका भी अरेंजमेंट तो इसी के जैसा है ना, तो इसको भी हम लोग मानेंगे रो ए। सेम वे में अरेंजमेंट इसका भी है तो इसको मान लो ए, और ई भी क्या हो जाएगा ए। मतलब जितने भी रो इसमें बनेंगे सारे रोज में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा एक समान होगा, इसलिए सब रो को सेम मानना है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं ए टाइप अरेंजमेंट।
ऐसा ए टाइप अरेंजमेंट कहने का मतलब कि इसमें जितने भी रोज हैं पार्टिकल्स के सभी का अरेंजमेंट एक समान है, एक जैसा है। अब इसमें से भी जो है ना एट रैंडम कोई पार्टिकल को सिलेक्ट करो। सपोज मान लें हम लोग इस पार्टिकल को सिलेक्ट करते हैं ऐसा। अब जरा देखो कि यह पार्टिकल और कितने पार्टिकल को टच कर रहा है, तो 4 को टच कर रहा होगा। एक ही पार्टिकल हुआ, एक ही हुआ 2, एक ही हुआ 3 और एक ही हुआ 4। इसको मिला दो। ऐसा अब मिलाने के बाद देखोगे कि जो मिलाया गया है चारों स्फीयर के सेंटर को, मिलाने के बाद जो है ना एक स्क्वायर बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर बन रहा है इसलिए। और यह स्फीयर 4 को टच किया ना, 1 2 3 4, तो यदि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना हो, Cn का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कितना होगा 4 होगा। तो यहां से यही बात याद रखना है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एक स्फीयर का वह 4 होता है। अरेंजमेंट करने के बाद जो है एक स्क्वायर बन रहा है टच करने वाले पार्टिकल से, इसलिए इसको हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। सारे रो का अरेंजमेंट एक जैसा है, इसलिए इसको ए टाइप का अरेंजमेंट बोलेंगे। अब यदि स्फीयर को तुम ऐसे अरेंज करते हो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, तो इस तरह से अरेंजमेंट करने के बाद जो स्पेस ऑक्यूपाइड होता है पार्टिकल्स के द्वारा वह कितना होता है 52.4%। ऐसा मतलब 100% अवेलेबल स्पेस में 52.4% स्पेस पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है, बाकी स्पेस जो वैकेंट रहता है। अब देखोगे किस तरह से जो पार्टिकल को अरेंज किया है मैंने, तो अरेंजमेंट करने के बाद जो कोई बीच बीच में कहीं खाली जगह बच जा रहा है, इस खाली जगह को बोला जाता है वॉइड, या इसी को बोला जाता है इंटरस्टिशियल वॉइड। ऐसे दो लैटिस साइड के बीच का जो वॉइड है, और ये सब तो लैटिस पॉइंट हुआ ना, पार्टिकल इसी पोजीशन पे है, तो इसको लैटिस पॉइंट हम लोग बोलेंगे या लैटिस साइड बोलेंगे। तो जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में, और जो बच गया तो बच गया, उसी को हम लोग वॉइड बोलेंगे। तो यदि कोई पूछे कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितना स्पेस वैकेंट रहता है, तो क्या कहोगे 100% में इतना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड है, तो खाली कितना है, तो 100 में इसको माइनस कर देंगे, तो जो आएगा उतना ही स्पेस जो है वैकेंट है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट करके भी आता है कि ऑक्यूपाइड स्पेस नहीं पूछेगा, वैकेंट स्पेस पूछेगा, तो इसको ध्यान में रखोगे। तो ये पहला टाइप का अरेंजमेंट हुआ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एक अरेंजमेंट इसमें और है। अब देखो दूसरा जो इसमें है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें कैसे अरेंजमेंट होता है, तो सबसे पहले एक रो जो है पार्टिकल का बना लो, 1 डायमेंशन का अरेंजमेंट जैसे होता है, पार्टिकल एक दूसरे को टच करता है उस तरह से एक रो का अरेंजमेंट, और मान लो इस रो को ए। अब सेकेंड रो इसमें कैसे बनेगा, तो देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में भी मैंने क्या बताया कि उसमें एक स्फीयर के जस्ट ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा, ऐसे करके रहता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो है ना ऐसा नहीं है, इसमें पार्टिकल एक के जस्ट नीचे नहीं होता, बल्कि दो पार्टिकल के बीच की जो गैप है ना, इसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं। तो इसी डिप्रेशन में होगा अगला रो का पार्टिकल, मतलब इसमें जब अगला रो बनाओगे तो इस तरह से बनेगा ऐसा। फिर इधर वाला पार्टिकल जो इस डिप्रेशन में रहेगा, फिर अगला रो वाला पार्टिकल इस डिप्रेशन में रहेगा, ऐसे करके। तो चूंकि अब ई वाला जो रो जो बना, इसका अरेंजमेंट इसके तुलना में डिफरेंट है, इसके जैसा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग अलग रो मानेंगे और इसको मान लें बी। अब जो तीसरा लेयर का अरेंजमेंट होगा वह पहले के जैसा होगा, मतलब अब पार्टिकल फिर से वैसे ही कर देना है जैसे स्टार्टिंग वाला है। तो एक पार्टिकल यहां, फिर अब इसके डिप्रेशन में पार्टिकल आते जाएगा ऐसे करके, सारे स्फीयर से एक दूसरे को टच करेंगे, यही ध्यान में रखना है। फिर अगले पार्टिकल को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी जो ई रो वाला पार्टिकल बना, तो इसको देखोगे तो यह पहले वाला के जैसा है, इसलिए इसको हम लोग फिर से मान लेंगे रो ए। और फिर से वही काम करना है कि फिर जो अगला लेयर वाला होगा फिर दोनों के डिप्रेशन में होगा, मतलब बी के जैसा होगा। तो
तो नेक्स्ट रो बनाओगे तो फिर इसका एलिमेंट को ऐसे दिखाऊंगा, ऐसा इस तरह का एलिमेंट दिखाऊंगा, ऐसा एलिमेंट सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करेंगे ऐसा। अब क्योंकि इस रो का जो अरेंजमेंट है फिर बी वाला के जैसा हो गया, तो इसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, बी कंसीडर कर लेंगे। ऐसा ही फिर अगला रो बनाओगे तो ए के जैसा होगा, फिर उसके बाद वाला बी के जैसा होगा, ऐसा ही बनते जाएगा। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी टाइप अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी टाइप अरेंजमेंट का मतलब हुआ कि यहाँ एक रो एक जैसा है, फिर उसके बगल वाला अलग हो गया, फिर तीसरा रो पहले के जैसा, चौथा रो दूसरा वाला के जैसा, मतलब अल्टरनेट ऑर्डर में जो है यहाँ अरेंजमेंट होता है। यहाँ भी जो है ना एट रैंडम किसी एक को सिलेक्ट कर लो, जैसे मान लो कि इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब जरा देखो कि कितने को टच कर रहा है, तो कितने को टच कर रहा है, तो अरेंजमेंट से जरा देखो, एक यहाँ एक यहाँ, फिर एक ही हुआ, एक इसको भी टच किया, एक यहाँ भी टच कर रहा और एक यहाँ भी टच कर रहा है। ये सबको मिला दो, मिलाने के बाद देखोगे कि एक हेक्सागोन बनेगा। ये देखो हेक्सागोन बना, 6 साइड का फिगर बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 6 स्फीयर को भी टच किया। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो पार्टिकल का एलिमेंट होता है अल्टरनेटिव ऑर्डर में होता है, इसमें एक पर्टिकुलर स्फीयर 6 और स्फीयर्स को टच करते हैं, इसलिए इस स्फीयर का यदि कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा कितना, 6। और अरेंजमेंट करने के बाद देखो ऐसा हेक्सागोन बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है ना वह 3 डायमेंशन का भी होता है और वही ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वह 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है। तो एग्जामिनेशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आएगा ना कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर बतलाओ, तो वहां यदि मेंशन है 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन तब तो ठीक है, और यदि वहां मेंशन नहीं है कि कौन से डायमेंशन का लिखना है तो वह 3 डायमेंशन का ही अरेंजमेंट होता है। तो इसको ध्यान में रखोगे कि 6 वहां कोऑर्डिनेशन नंबर उस केस में नहीं लिखोगे, क्योंकि 3 डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एचसीपी का वह 12 होता है। वो कैसे, जब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हम लोग पढ़ेंगे तो वहां इसको जो है मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी याद रखोगे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो यहाँ है वह 2 डायमेंशन का है, और जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन का हो तब वहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना के बराबर होगा, 6 के बराबर। अब जो टोटल स्पेस अवेलेबल है 100% स्पेस, उसमें में से कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड है पार्टिकल्स के द्वारा, तो इस केस में होता है 60.4%। इतना परसेंट स्पेस जो है पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड है। तो वैकेंट कितना होगा, देखो ये सब जो खाली जगह है वॉइड जिसको बोलेंगे, तो 100 में उसको माइनस कर दो, 60.4 तो कितना आ जाएगा, 39.6% आ जाएगा। तो इतना परसेंट स्पेस वैकेंट है और 60.4% ऑक्यूपाइड है। अब यदि कोई पूछे कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो 2 डायमेंशन में है, तो दोनों में से बेस्ट अरेंजमेंट कौन हुआ, तो ऑब्वियसली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बेस्ट अरेंजमेंट होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड हो रहा है। पहले ही मैंने बताया था कि क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट का मतलब होता है कि अवेलेबल स्पेस में से मैक्सिमम पोर्शन ऑक्यूपाइड हो, कम से कम पोर्शन वैकेंट हो। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो जगह ऑक्यूपाई हो रहा था वो 52.4% था, यहाँ जो है 60.4% है। तो ऑब्वियसली उसके तुलना में यहाँ जो स्पेस ऑक्यूपाइड हो रहा है पार्टिकल्स के द्वारा वह अधिक है, इसलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है बढ़िया होगा किसके तुलना में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के तुलना में। तो इस टाइप के अरेंजमेंट से एग्जाम में ऐसे अरेंजमेंट बनाने नहीं आता है। इस टाइप के अरेंजमेंट से जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है 2 टाइप का आता है, पहला कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना और दूसरा ये वाला पोर्शन आता है कि कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड है या कितना स्पेस जो है वैकेंट है। तो इस तरह से आज जो है हम लोगों ने 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन को जो अरेंजमेंट था उसको कंसीडर किया। 1 डायमेंशन में एक ही टाइप का अरेंजमेंट था जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2, और 2 डायमेंशन में 2 टाइप का अरेंजमेंट हुआ, स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4, स्पेस ऑक्यूपाइड हुआ था 52.4, और जो दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6, स्पेस ऑक्यूपाइड हुआ 60.4%। नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग 3 डायमेंशन का अरेंजमेंट देखेंगे और वह भी जो है 2 टाइप का होता है। कैसे होता है उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसीडर करेंगे। धन्यवाद।